नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में, जहां हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो सदियों से चर्चा का केंद्र रहा है। महाराणा प्रताप बनाम अकबर, असली कहानी क्या है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन बिना किसी राजनीतिक चश्मे या वैचारिक झुकाव के। हमारा मकसद है बिल्कुल निष्पक्ष होकर सीधे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस महाकाव्य जैसे टकराव को समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जब भी मेवाड़ और मुगलों की बात आती है तो एक बहस अक्सर छिड़ जाती है। इतिहास की किताबों में हमने हार और जीत की जो पारंपरिक कहानियां पढ़ी हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है? जरा सोचिए, क्या शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ने सच में मेवाड़ को पूरी तरह से जीत लिया था, या फिर अरावली की उन दुर्गम पहाड़ियों में लड़ा गया स्वाभिमान का वो युद्ध दरअसल कभी हारा ही नहीं गया? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन दो महाशक्तियों के टकराव को, फिर बात करेंगे हल्दी घाटी की वास्तविकता और उससे जुड़े विवादों की। उसके बाद हम छापामार रणनीति, दिवेर के उस निर्णायक युद्ध और अंत में महानता के असली पैमाने को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, दो महाशक्तियों का टकराव। साल था 1572, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। तो हालात सच में बहुत मुश्किल थे। मतलब ये पूरी तरह से एक डेविड और गोलियत वाली स्थिति थी। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है अकबर, जिनके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, तोपखाना, हाथी और साथ ही राजपूताना के कई राज्यों को मिलाने वाली सुलह एक कुल की कूटनीति भी। और दूसरी तरफ है महाराणा प्रताप। उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना या विशाल सेना नहीं थी और चित्तौड़ भी पहले ही मुगलों के हाथ में जा चुका था। लेकिन उनके पास जो था वो था अरावली का भूगोल, एक छोटी सी लेकिन जान छिड़कने वाली वफादार सेना, और सबसे अहम, घास की रोटी खाकर भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का वो अदम्य संकल्प। और यही संकल्प हमें ले जाता है हमारे दूसरे भाग की ओर, हल्दी घाटी, विवाद और वास्तविकता। 18 जून 1576, गोगुंदा के पास हल्दी घाटी का वो संकरा दर्रा। यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, और अगर आप नंबर्स पर गौर करें तो जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना बेहद विशाल थी। इतिहासकारों के अनुमान के मुताबिक 5000 से लेकर 80,000 तक के सैनिक, साथ में हाथी और तोपखाना। वहीं प्रताप के पास थे करीब 3000 घुड़सवार और राणा पूंजा के नेतृत्व में कुछ 100 भील धनुर्धर। संख्या बल भले ही मुगलों के साथ था, लेकिन प्रताप ने युद्ध के लिए जिस जगह को चुना था ना, वो भौगोलिक रूप से उनकी एक बहुत बड़ी सामरिक चाल थी। युद्ध कितना भयंकर था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जगह को आज भी रक्त तलाई कहा जाता है। इतिहास कहता है कि प्रताप ने सीधे मान सिंह के हाथी पर हमला बोल दिया था, जिसमें उनका सबसे वफादार साथी, उनका घोड़ा चेतक, हाथी के दांतों से बुरी तरह घायल हो गया। और हाँ, दस्तावेजों में ये भी जिक्र है कि उसी युद्ध में प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत एक ही वार में 2 हिस्सों में काट डाला था। मुगलों के भारी दबाव के बीच घायल चेतक ने अपने राणा की जान बचाने के लिए एक 26 फुट चौड़े नाले को छलांग लगाकर पार किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। ये पीछे हटना हार नहीं, बल्कि एक सामरिक वापसी थी, जिसने आगे के प्रतिरोध को जिंदा रखा। अब चेतक के उस बलिदान और प्रताप के युद्ध भूमि से निकलने के बाद ये सवाल तो लाजमी है ना, क्या महाराणा प्रताप सच में वो युद्ध हार गए थे? चलिए देखते हैं कि आज के आधुनिक इतिहासकार इस हार जीत के नजरिए को कैसे डिकोड करते हैं। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML के एक सेमिनार में इतिहासकारों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने रखी। उनका स्पष्ट कहना है कि इसे सीधे हार कह देना बिल्कुल गलत है। ये दरअसल एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी सामरिक वापसी थी। देखिए, अकबर का असली टारगेट क्या था? प्रताप को बंदी बनाना या मेवाड़ को पूरी तरह झुकाना, और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके अलावा इतिहासकार कृष्ण स्वरूप गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बदायूनी और अबुल फजल जैसे जो फारसी इतिहासकार थे वो दरअसल दरबारी इतिहासकार थे, तो स्वाभाविक है कि उनका झुकाव अपने राजा यानी मुगलों की तरफ ही होगा। इसलिए सिर्फ उन लेखों के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, छापामार रणनीति और जन समर्थन। हल्दी घाटी के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अवतार में सामने आई। और इस नए संघर्ष की सबसे खूबसूरत बात थी इसका समावेशी होना। एक तरफ राणा पूंजा और उनकी भील जनजाति थी, जिन्होंने अरावली के चप्पे चप्पे की जानकारी दी, रसद पहुंचाई और कंधे से कंधा मिला के लड़े। और दूसरी तरफ हकीम खान सूर जैसे पठान सेनापति, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी में प्रताप का साथ दिया। हकीम खान सूर का बलिदान हमें ये साफ बताता है कि यह युद्ध किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये मातृभूमि की आज़ादी की लड़ाई थी, जहां वफादारी किसी संप्रदाय से कहीं ऊपर थी।
और इन्हीं स्थानीय सहयोगियों के दम पर प्रताप ने शुरू किया छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। रणनीति एकदम सिंपल लेकिन घातक थी। पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाओ, अचानक से हमला करो, मुगलों की सप्लाई लाइन काट दो और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वापस जंगलों में गायब हो जाओ। ये तरीका इतना असरदार था कि विशाल मुगल सेना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से पूरी तरह पस्त हो गई। आपको बता दूं, आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसी रणनीति को और पहना करके अपनाया था। इस छापामार रणनीति ने जिस नए अध्याय को जन्म दिया वो है हमारा चौथा बिंदु, दिवेर, स्वतंत्रता का नया सवेरा। हल्दी घाटी के बारे में तो खैर सब बात करते हैं, लेकिन 1582 का दिवेर का युद्ध ये इतिहास का असली टर्निंग पॉइंट था। और मेवाड़ के इतिहास में इस 36 के आंकड़े का बहुत बड़ा महत्व है। हुआ यूं कि 1582 में विजयादशमी के दिन प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक कर दिया। ये हमला इतना अचानक और जोरदार था कि दिवेर से लेकर गोगुंदा तक की 36 मुगल सैन्य चौकियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। मुगलों के हौसले इतने पस्त हो गए कि उन्हें मेवाड़ छोड़कर पीछे हटना ही पड़ा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1576 में हल्दी घाटी के बाद जहां ऐसा लग रहा था कि शायद मुगल भारी पड़ रहे हैं, वहीं 1582 के दिवेर युद्ध ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। दिवेर के बाद प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के लगभग 85% हिस्से पर वापस अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया, प्रशासन को सुधारा और कला को बढ़ावा दिया। मतलब 1597 में जब उनका निधन हुआ तब तक वो अपने राज्य का ज्यादातर हिस्सा वापस ले चुके थे। अकबर को भी हार मानकर अपने सैन्य अभियान रोकने पड़े थे। इन सब बातों को देखने के बाद अब हम अपने अंतिम और सबसे जरूरी भाग पर आते हैं। महानता का असली पैमाना क्या है? इतिहास में अक्सर महानता को साम्राज्य के आकार से नापा जाता है। ठीक है, अकबर एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक कुशल शासक था, ये सच है। लेकिन उस अथाह सैन्य बल और असीमित संसाधनों के बावजूद वो प्रताप को झुका नहीं सका। और यही महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी सफलता है। बिना खजाने और बिना विशाल सेना के उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को लोहे के चने चबा दिए। उनकी असली जीत उनकी उस अड़िग इच्छा शक्ति में थी जो कभी परिस्थितियों के आगे नहीं झुकी। और सिर्फ मैं ही नहीं, बड़े बड़े इतिहासकार भी यही मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन तक कह दिया था, जो एक छोटे से राज्य के गजब के साहस को दिखाता है। वहीं सतीश चंद्र जी लिखते हैं कि प्रताप का ये संघर्ष आत्म बलिदान और वीरता का सबसे ऊंचा प्रतीक है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को बचाने की नहीं थी, ये लड़ाई स्वाभिमान को जिंदा रखने की थी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। इतिहास सिर्फ जीतने वाले राजाओं के नाम ही याद नहीं रखता, बल्कि वो उन योद्धाओं के संघर्ष और उनके चरित्र को भी सलाम करता है। इस महामुकाबले में दोनों ही किरदारों का अपना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन प्रताप का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा उन्हें एक ऐसा प्रतीक बनाता है जिसे सदियों तक पराजित नहीं किया जा सका। अब आप ही सोचिए, क्या सच्ची महानता एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करने में है, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी आजादी की रक्षा करने के उस अदम्य साहस में? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।